आप देख रहे हो इस हजारा नहर को। आज की हमारी कहानी इसी नहर के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हजारा नहर का ये पुल लगभग 136 साल पुराना है और आज भी अपनी इंजीनियरिंग और लुक से लोगों को कायल कर देता है। इस पुल के ऊपर से नहर तो नीचे से नदी बहती है। जितनी इसकी खूबसूरती है उतनी ही इसके साथ बुराइयां छुपी हैं। अच्छा लग रहा है ना, जितना मतलब सुकून दे रहा है, लेकिन उतना ही ये भयानक है, क्योंकि यहाँ लग रहा है ना देखने में उतना ही भयानक है, क्योंकि यहाँ पे साल में 3-4 लोगों की मौत तो हो ही जाती है। साल 2004 एक टैक्सी ड्राइवर किसी को उसकी मंजिल पर छोड़ने जा रहा था। तभी टैक्सी ड्राइवर कार चलाता जा रहा और कार के अंदर वाले मिरर से यात्री पर ध्यान देता जा रहा था। उसने कई यात्री छोड़े, लेकिन ये यात्री उसे बहुत अजीब लग रहा था। और तभी उसका दिमाग क्लिक करता है और उसे अखबार की एक न्यूज याद आती है और तभी वो पसीना पसीना हो जाता है। ऐसी कौन सी न्यूज थी जो उसे इतना बेचैन कर गई और वो टैक्सी को भीड़ भाड़ वाले इलाके में छोड़कर भाग जाता है। अब यात्री परेशान कि भाई ये आदमी ऐसे छोड़ के क्यों भाग रहा है, लेकिन जाते जाते टैक्सी ड्राइवर उसे इतना कह के चला जाता है कि मैं थोड़ी देर बाद अभी लौट के आता हूँ। और वो टैक्सी ड्राइवर डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को उस यात्री की पूरी हरकतें बताता है। तारीख 1958। पुरैनी गांव, अलीगढ़ जिला और उत्तर प्रदेश में एक राक्षस का जन्म होता है। माफ़ करना, राक्षस कहना मेरी मजबूरी समझ सकते हो आप, क्योंकि इसने जो कारनामे किए थे उनके लिए मुझे ये वर्ड भी छोटा लग रहा है। मतलब ये वर्ड भी मुझे बहुत नीची क्वालिटी का लग रहा है। पढ़ाई लिखाई में होशियार ये बच्चा आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहता था और बना भी। इसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जयपुर यूनिवर्सिटी से की और कहीं कहीं आपको मिल सकता है कि इसने बिहार की एक यूनिवर्सिटी से की, लेकिन जयपुर यूनिवर्सिटी से अपन मान लेते हैं। जयपुर यूनिवर्सिटी से इसने पढ़ाई लिखाई की। जब देवेंद्र की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो फिर इसने एक क्लिनिक खोल ली। क्लिनिक खोलने की इसकी तारीख थी 1984। 1984 से 1990 के बीच में क्लिनिक अच्छी चली, मतलब इसको ठीक ठाक इनकम होती रही और इसके खर्चे चलते रहे। लेकिन 1990 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि इसके खर्चे निकालना मुश्किल हो गया इसको। फिर इसने सोचा कि जितना मैंने अब तक कमाया है उसको किसी और चीज़ में लगा दूं पैसा, और हो सकता है वहाँ से कुछ पैसा बनने लगे। तो फिर इसने गैस एजेंसी खोलने की सोची। गैस एजेंसी जो उसके खोलने का विचार था वो भी इसका अपना नहीं था, इसे एक फ्रेंड ने दिया था। तो गैस एजेंसी की डीलरशिप लेने के लिए इसने लगभग 11 लाख रुपए रिजर्व रखे, लेकिन जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था उसी ने लगभग 11 लाख रुपए इसके लूट लिए। मतलब समझ रहे हो आप, किसी की 6-7 साल की कमाई और एक झटके में साफ हो जाए। अब देवेंद्र अपनी लाइफ के सबसे बुरे फेज से गुजर रहा होता है। इस बुरे फेज ने देवेंद्र को सबसे बुरे रास्ते पर धकेल दिया। वजह यह हुई कि देवेंद्र की मित्रता एक ऐसे इंसान से हो गई जो किडनी ट्रांसप्लांट अवैध रूप से करता था, और देवेंद्र ने भी इस दोस्त का साथ और अपने आप को इस रास्ते पर बहुत ही निर्भीकता से आगे कर दिया। अब किडनी ट्रांसप्लांट का इसने रैकेट तो शुरू कर दिया, लेकिन ज़रूरत थी कि लोग तो आए कम से कम, तो इसने गरीबों को निशाना बनाया। मतलब गरीब लोगों को ये समझाता, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता कि इंसान एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है, आपकी गरीबी मिट जाएगी। तो कुछ पैसे ये उनको देता और बहुत सारे पैसे अपने पास रखता। तो फिर इसने सोचा कि यार जब किडनी का काम कर ही रहे हैं अपन, तो फिर एक ही क्यों, दोनों निकालें। तो फिर यहीं से इसने खौफनाक साजिश रचना स्टार्ट कर दी। एक किडनी के इसको लगभग 5 से 7 लाख रुपए तक मिलते थे और 2 किडनी के लगभग 10 से 14-15 लाख तक। तो इसने फिर इंसानों को मारना ही अपना सबसे पहला धर्म समझा। इकोनॉमी का एक फैक्ट है डिमांड एंड सप्लाई का, मतलब कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो वहाँ पर वस्तुओं की कीमत ज़्यादा होती है, इंक्रीज हो जाती है कीमत। तो यहाँ इसने इसी मौके का फ़ायदा उठाया, क्योंकि देखिए डोनर कम थे लेकिन मांग ज़्यादा थी, तो किडनी की कीमत भी ज़्यादा मिलेगी। ऐसे ही एक टैक्सी ड्राइवर के कत्ल के आरोप में देवेंद्र शर्मा पकड़ा गया था।
उसे जब पुलिस ने पकड़ा तो उसे पर लगभग पुलिस ने 21 आरोप लगाए कि इसने लगभग 21 टैक्सी ड्राइवर का कत्ल किया है। लेकिन एक दिन बाद देवेंद्र शर्मा आकर बोलता है कि आप गलत हो, मैंने 21 नहीं लगभग 50 लोगों का कत्ल किया है, 50 लोगों की किडनियां निकाली हैं। मतलब पुलिस को बिल्कुल भी मशक्कत ही नहीं करनी पड़ी और उसने बिल्कुल सच सच बता दिया। उसने ये भी बताया कि कत्ल के बाद उसने जानबूझकर लाशें हजारा नदी में फेंकवा दी, क्योंकि इस नदी का उसने एक सुन रखा था कि इस नदी में सबसे ज़्यादा मगरमच्छ हैं। उसे पता था कि अगर मुझे पुलिस से बचना है तो मुझे कुछ भी करके एविडेंस छुपाने होंगे, और उसने एविडेंस छुपाने के लिए लाश को एक ऐसी नहर में फेंक दिया जहां पर इतने सारे मगरमच्छ थे कि अगर वहां पर कुछ भी फेंका जाए तो वो मगरमच्छ ख़त्म ही कर दें, पूरी तरह से सबूत मिटा दें। पुलिस को उसने ये भी बताया कि जब वो गिरफ्तार हुआ था उसी से 10-15 दिन पहले भी उसने किसी का कत्ल किया है और उसकी लाश उसी नदी में यानी कि उसी नहर में डाल दी थी। अब पुलिस सोचती है यार कि मतलब इसने ये बता दिया, तो पुलिस ने युद्ध स्तर पर उस नहर में नावें तैनात कर दी और लाश को खोजा गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस नहर में बहुत सारे मगरमच्छ थे, गोताखोरों को उतारा नहीं जा सकता था, तो पुलिस ने ऊपर ऊपर नावों से ही खोजना बेटर समझा। लेकिन वहाँ पर किसी की भी लाश नहीं मिली। मिलती भी कैसे भाई, वहाँ पर इतने सारे मगरमच्छ हैं कि लाश मिलना मतलब कि मैरियाना ट्रेंच से एक छोटा सा मोती खोजना जैसा है। पानी में इतने खूंखार मगरमच्छ कि अगर उस एरिया का पानी कुछ समय के लिए सोख लिया जाए तो दर्जनों भूखे मगरमच्छ दिख जाएं। इतने मगरमच्छ हैं उस नदी में या उस नहर में। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मौजूद ये हजारा नदी, ये नदी अपने ऐतिहासिक पुल के लिए मशहूर है, जिसे झाल का पुल या नदरई का पुल भी कहा जाता है। कासगंज के मुहाने पर बसे नदरई गांव के करीब ये पुल अंग्रेज़ों ने बनवाया था। दिखने में ये खूबसूरत है। इस हजारा नदी ने अपने बहते पानी के अंदर कितने ही मगरमच्छों को छुपा या पाल रखा है। देश की जितनी भी नदियां होंगी उन तमाम नदियों के मुकाबले इस हजारा नदी में मौजूद मगरमच्छों ने शायद सबसे ज़्यादा इंसानों को अपना निवाला बनाया होगा, कम से कम जिंदा नहीं तो मुर्दा इंसानों को। देवेंद्र ने सबसे पहले ट्रक वालों को अपना निशाना बनाया, लेकिन फिर उसके दिमाग में आइडिया आया कि ऐसे वो डेली डेली अगर ट्रक वालों को अपना शिकार बनाएगा और एक हैवी व्हीकल को परेशान करेगा तो हो सकता है वो गिरफ्तार भी हो जाए। तो फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना वो टैक्सी ड्राइवर को बुक करे, और वो भी दिल्ली या गुड़गांव से, और जैसे ही वो अलीगढ़ के पास इस नहर के पास आए वैसे ही उसको मार दे, और फिर जैसे ही रात का अंधेरा हो उसकी लाश इस नदी में या इस नहर में डाल दे। अब देवेंद्र ने इसी प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया। मतलब कि जैसे ये गुड़गांव या दिल्ली से टैक्सी आती, जैसे ये अलीगढ़ के पास इसी नहर के पास आ जाती, इसकी पूरी टीम एक्टिव हो जाती। अब वो मारने के बाद किडनी निकाल कर लाश को इसी नहर में रात के समय डाल देता और किसी को पता भी नहीं चलता। उसने लगभग 50 लाशें इस नदी में डाल दी, लेकिन गजब की बात आज तक उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जिससे वो टकरा गया हो या किसी ने उसे देख लिया हो ऐसा करता हुआ, कोई भी नहीं। वो इतना अच्छे से ये क्रियाक्रम कर रहा था कि लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी और लाश के तो अवशेष तक नहीं मिले। अब जो टैक्सी बचती उसे वो ब्लैक मार्केट में सेल कर देता। ब्लैक मार्केट भी इतना गजब का था कि उसकी कलर, नंबर प्लेट सब कुछ चेंज हो जाता, और वो कार जो पहले टैक्सी में थी वो अब अलग ही लुक में आ जाती। अब 2004 में दिल्ली और यूपी में टैक्सी ड्राइवर के लापता होने की मानो बाढ़ सी आ गई। अब यहाँ पर टैक्सी कंपनी भी शिकायत करती कि उनकी टैक्सी चोरी हो गई और चोरी किसी उनके ड्राइवर ने कर ली, और यहाँ पर ड्राइवर के फैमिली वाले भी थाने जाते और शिकायत करते कि उनके घर के ये मेंबर इतने दिनों से नहीं लौटे, लापता हो गए। अब अखबार, टीवी, रेडियो में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि देवेंद्र को जिसने गिरफ्तार करवाया वो भी एक ड्राइवर ही था।
लेकिन उसने ये खबर देख रखी थी, इसलिए वो बिल्कुल चौकन्ना था। वो अपनी कार के अंदर हर किसी पर शक करता, हर किसी को उसने बहुत अच्छे से देखकर परखने के बाद ही लिफ्ट देना उचित समझा था। और उसी का परिणाम था कि उसकी भी जान बची और उसने आगे आने वाले कई लोगों की जान बचा दी। अब देवेंद्र के बारे में बैकग्राउंड में कुछ जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या था। देखिए, देवेंद्र के पिता देवकी नंदन सिवान ये एक दवा कंपनी में काम करते थे। देवेंद्र के भाई CISF में SI के पद पर तैनात हैं, मतलब दरोगा हैं। इनकी पत्नी एक रेलवे अफसर की बेटी होती हैं। माँ का तो बहुत पहले देहांत हो चुका था। कई केस साबित होने के बाद देवेंद्र को कोर्ट ने 7 उम्र कैद और 1 फांसी की सज़ा सुनाई थी। 7 उम्र कैद और 1 सजा-ए मौत पाने वाला सजा याफ्ता कैदी 2020 तक जयपुर सेंट्रल जेल में बंद था। जेल में उसके अच्छे चाल चलन की वजह से 2020 में ही उसे कुछ दिनों के पैरोल पर रिहा किया गया। लेकिन पैरोल पर बाहर आया देवेंद्र शर्मा वापस फिर जेल गया ही नहीं। पैरोल पर फरारी के कुछ महीने बाद ही दिल्ली पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि देवेंद्र शर्मा अपनी दूसरी बीवी के साथ नाम बदलकर दिल्ली में छुपा हुआ है। दिल्ली में अब उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया। मुखबिर की खबर पर आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 2020 में हुई इस गिरफ्तारी के बाद देवेंद्र शर्मा तिहाड़ जेल में बंद था। 3 साल बाद 2023 में एक बार फिर देवेंद्र शर्मा के अच्छे चाल चलन के चलते उसे दोबारा 2 महीने की पैरोल मिल गई। ये पैरोल उसे 3 जून 2023 को मिली थी। कायदे से 2 अगस्त की शाम तक वापस उसे तिहाड़ जेल में पहुंचना था। लेकिन देवेंद्र शर्मा एक बार फिर पुलिस को कानून को चकमा देने में कामयाब रहा। वो दूसरी बार पैरोल जंप कर भाग चुका था। अब दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम सिर्फ उसे पकड़ने के लिए बनाई जाती है। लगभग पौने 2 साल तक देवेंद्र शर्मा पुलिस को छकाता रहता है और फिर आखिर में करीब 6 महीने पहले मिली एक जानकारी पुलिस को आखिरकार देवेंद्र शर्मा तक पहुंचा देती है। असल में 2020 में जब देवेंद्र शर्मा पैरोल जंप कर भागा था तब वो दौसा गया था और वहाँ 2 लोगों से मिला था। दिल्ली पुलिस दौसा में उन लोगों पर बराबर नज़र रख रही थी। 6 महीने पहले लगभग ये पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी कि वो दौसा में ही किसी आश्रम में है। 6 महीने बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस की एक टीम उस आश्रम में बाबा का भेष बनाकर रह रहे देवेंद्र शर्मा का पता लगा लेती है और इस तरह डॉक्टर डेथ तीसरी बार कानून के शिकंजे में था। राजस्थान के दौसा में मौजूद है रामेश्वर धाम आश्रम। उस आश्रम में पिछले 6 महीने से दिल्ली पुलिस की एक टीम एक खास बाबा पर नज़र गड़ाई थी। उस बाबा की तलाश बीते पौने 2 साल से दिल्ली पुलिस को थी। पुलिस उस बाबा के करीब तो थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसका चेहरा और हाव भाव इस कदर बदला हुआ था कि खुद पुलिस कंफ्यूज थी कि उसकी तलाश में वो यहाँ तक आई है। क्या ये वही बाबा है? बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी और उम्र ने उस शख्स का पूरा हुलिया बदल रखा था जिसकी तलाश पुलिस को थी। अब सिर्फ शक के बिना पर एक आश्रम के अंदर एक बाबा पर हाथ डालना मुश्किल भरा काम था। लिहाजा पुलिस ने उस बाबा की पुरानी तस्वीर और वीडियो के जरिए खास तौर पर उसकी आंखें और नाक से उसका मिलान करना शुरू किया। दरअसल बढ़ती उम्र या बदलते हुलिया के बावजूद आंखें ही वो चीज़ हैं जिससे किसी शख्स को आसानी से पकड़ा जाता है, क्योंकि आंखें बदलती नहीं हैं। ठीक इसी तरह नाक का नक्शा भी बदलता नहीं है और बस इन्हीं आँखों और नाक की वजह से बाबा की असलियत पुख्ता हो गई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब उसने एक बार पैरोल को ब्रेक कर दिया था, तोड़ दिया था, तो उसे क्या ज़रूरत थी दूसरी बार पैरोल मिलने की? मान लो उस पुलिस ने पहली बार पैरोल मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया, दूसरी बार कहीं नहीं कर पाते तो, और नहीं कर पाते तो उन 50 लोगों की मौत का ये अपमान नहीं होता? तो ये सिस्टम कैसे काम करता कोई समझ नहीं सकता कि मान लो दूसरी बार पुलिस ने बड़ी मशक्क़त के साथ उसे गिरफ्तार किया और ये भी हो सकता था कि वो गिरफ्तार ना ही होता।
तो चलिए अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना और क्राइम से हमेशा सतर्क रहना। आप अगर इन क्राइम की वीडियो देख रहे हो तो कम से कम कुछ तो अपने अंदर सेंस इकट्ठी कर लेना कि अगर कभी ऐसा आपके ऊपर आ जाए तो आप थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज कर सको।